Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to start the first chapter of your nuclear physics course, which are entirely related with BS6 7th student as well as MSc student. Those universities where still MSc are applicable, they can utilize these course from the current lectures. What is first chapter? Basic properties of nucleus. So before discussing some general or basic properties of the nucleus, what is nuclear physics? It is that branch of modern physics in which we study various properties, structure, composition of the nucleus, nuclear forces, nucleon scattering, various nuclear reaction inside the nucleus of an atom is called nuclear physics. In basic properties of the nuclear, the first contents is revolve are related about nucleus size. What will be the size of the nucleus, or you can say how can we determine radius of the nucleus. The first experimental approach regarding radius of the nucleus was done by Rutherford scattering experiment through various atoms. रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ऐसा था कि रदरफोर्ड ने जब रेडियो एक्टिव सोर्स से डिफरेंट रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल को प्रोड्यूस किया और अल्फ़ा पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के बाद उसने डिफरेंट टारगेट न्यूक्लियाई अल्फ़ा पार्टिकल के पाथ में रखे और क्या ऑब्ज़र्व किया, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल आफ्टर एमिटिंग फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स टारगेट न्यूक्लियाई पे फॉल करते हैं तो डिफरेंट एंगल्स पे स्कैटर्ड होते हैं. Few alpha particle were scattered in large angle and large number of alpha particle show minimum deviation in their path indicates that they suffer a small scattering. यानी अल्फा पार्टिकल जब रेडियो एक्टिव सोर्स से टारगेट न्यूक्लियाई पे फॉल करता है, यहाँ आपने सिर्फ गोल्ड फाइल को नहीं एज्यूम करना है कि उसने गोल्ड फाइल के लिए किया था. बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल ने ये जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, उसके दो स्टूडेंट गाइगर और मार्स्टन ने, तो उन्होंने जो टारगेट न्यूक्लियाई ली तो वो टारगेट न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक नंबर था वो वेरी कर रहा था फ्रॉम 20 अप टू 90, यानी 20 से लेके 90 तक एटॉमिक नंबर पोजेस करने वाले डिफरेंट न्यूक्लियाई को एज ए टारगेट मटेरियल इनकमिंग अल्फ़ा पार्टिकल के पाथ में रखा और स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया कि कहाँ से मैक्सिमम स्कैटरिंग हो रही है, कहाँ से मिनिमम हो रही है, और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस. बेसिकली तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल को वेरीफाई करना था, लेकिन यहाँ से उसने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया और न्यूक्लियस डिस्कवर करने के साथ साथ न्यूक्लियस का साइज़ क्या है, और न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से इल्म होता है. और इसमें एक एजम्पशन उसने ली थी, ये इल्म होनी चाहिए, और वो एजम्पशन क्या थी कि व्हेन ही ट्रीटेड ए न्यूक्लियस इन परफेक्ट स्फेरिकल शेप. हालांकि 100% मॉडर्न लेटेस्ट जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हैं वो ये एक्सेप्ट नहीं करती कि 100% वो स्फेरिकल शेप का है, बल्कि समवेयर उसका एलिप्टिकल पाथ भी आता है. तो इसमें ये एजम्पशन जहन में रख लें कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को स्फीयर ट्रीट किया और स्फीयर ट्रीट करने के बाद उसने न्यूक्लियर डायमेंशन या न्यूक्लियर साइज़ के मतलब कैलकुलेशन भी की और बाद में एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी दिया, थ्योरेटिकली बात भी की. तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं कि न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया में क्या होगा, न्यूक्लियर फील्ड होगी, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. अब अल्फ़ा पार्टिकल जब रेडियो एक्टिव सोर्स से इमिट होकर आ रहा है तो अल्फ़ा पार्टिकल के पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी. जब ये रेडियो एक्टिव सोर्स से इमिट होगा तो रफली इसके पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं. व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, what is the charge carried by alpha particle, and what is the mass of incoming alpha particle. तो डिफरेंट रेडियो एक्टिव सोर्सेस से जब ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है तो इसकी एनर्जी वेरी करती है. तो रेडियम के सोर्स से जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट किया गया तो उसकी एनर्जी थी 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इनकमिंग अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी आफ्टर एमिटिंग फ्रॉम रेडियम सोर्स 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये मिलियन का लफ्ज़ 10 पावर 6 जिसको आमतौर पे मेगा कंसिडर किया जाता है, लेकिन क्लासिकल फिज़िक्स में मेगा कहेंगे
मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स में इसको मिलियन से मंसूब करेंगे और मैग्नीट्यूड 10⁶ ही होगा। तो ये रेडियम सोर्स से एमिट होने वाले अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी है। इसी तरह डिफरेंट सोर्सेज हैं, किसी से एमिट होता है तो 5 MeV, 6 MeV, 7 MeV, तो अल्फ़ा पार्टिकल की जो एनर्जी रेंज है वो 4 MeV to 10 MeV लाई करती है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जहन में रख लें। अब जब अल्फ़ा पार्टिकल इस न्यूक्लियर फील्ड पे पास आएगा तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, डबल पॉजिटिव चार्ज है, याद रख लो। टोटल चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 times एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, डबल पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इट मीन इनकमिंग अल्फा पार्टिकल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सेम है, यानी रिपल्सिव फील्ड है। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे, और न्यूक्लियस पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके सराउंडिंग एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके लिए कहा गया है इट इज़ कोलम्बिक फील्ड, कोलम्बिक रिपल्सिव फील्ड। तो जब इनकमिंग अल्फा पार्टिकल आएगा तो कोलम्बिक रिपल्सिव फील्ड इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगी। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से क्या हो रही हैं, स्कैटर्ड हो रही हैं। लेकिन वो अल्फा पार्टिकल जो लार्ज एंगल स्कैटर्ड हुआ, लार्ज एंगल स्कैटर्ड से मुराद ये है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर फील्ड के करीब आया और बाउंस बैक होके 180 डिग्री एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गया, बाउंस बैक हो गया। इसका डिस्टेंस देखना था। तो रदरफोर्ड कहता है कि द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ इनकमिंग अल्फा पार्टिकल इन द न्यूक्लियर फील्ड फ्रॉम वेयर इट इज रिफ्लेक्टेड बैक और इट सफर्स एन एंगल, स्कैटरिंग एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो वो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, यानी जितना डीपली पेनिट्रेट कर सका है, हालांकि न्यूक्लियर की फील्ड तो इसको रिपेल कर रही है, लेकिन हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम जो अल्फा पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी वो डीपली क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। आल दो के रिपल्शन है, उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, मज़ामत है उसके रास्ते में, अपोजिशन है, लेकिन उसकी एनर्जी रेंज क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जो लार्ज डिस्टेंस तक जाएगा, अब जिस लार्ज डिस्टेंस तक, क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक जाएगा, लेकिन अब उसे मजबूर होना पड़ रहा है। इट मीन वहाँ न्यूक्लियर फील्ड क्या है, जब ये बाउंस बैक हुआ है उस रीजन पे न्यूक्लियर फील्ड क्या है, कोलम्बिक फील्ड, वो बहुत मैक्सिमम है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसको रिपेल होना पड़ा है। तो ये जिस डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस से रिपेल हुआ है, इस डिस्टेंस को मैयर कर लिया जाए एक मैथमेटिकल इक्वेशन से है, तो आप रफली या अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस या आप न्यूक्लियर रेडियस डिटरमिन कर सकती हैं। और ये डिस्टेंस मैयर करने में दो इक्वेशन को इक्वेट किया गया। ये रदरफोर्ड की अपनी ऑब्जर्वेशन थी जो बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई। वो क्या, आने वाले अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, स्ट्रेंथ है एनर्जी की, और न्यूक्लियर के पास क्या है, उस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करने की रिपल्सिव फील्ड मौजूद है। तो जहाँ कोलम्बिक रिपल्सिव फील्ड हो, इसे कहती हैं कूलम पोटेंशियल एनर्जी या कूलम रिपल्सिव एनर्जी। तो इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनकमिंग अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू कूलम रिपल्सिव एनर्जी, यानी जितनी कोलम्बिक रिपल्सिव एनर्जी उस पर वर्क डन कर रही है उसको बाउंस बैक करने में, उसको हम इक्वल ले लें किसके साथ, इनकमिंग अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो जब ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करते हैं हम, तो हमें यहाँ से न्यूक्लियर रेडियस की मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है। कैसे मिलती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कूलम रिपल्सिव एनर्जी। कूलम रिपल्सिव एनर्जी कूलम लॉ से निकाली गई है, सिर्फ यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं आएगा, बल्कि कूलम रिपल्सिव एनर्जी होगी K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाय R। जो कूलम लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है K(Q1 Q2) बाय R स्क्वायर। तो यहाँ आपने सिंगल पावर ऑफ R लेना है। अब इसमें Q1 क्या है, चार्ज ऑफ इनकमिंग अल्फा पार्टिकल विच इज टेकन एज 2e, 2 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। Q2 क्या है, चार्ज ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस रखा हुआ है, इसलिए मैंने इसकी कोई वैल्यू अभी नहीं पुटअप की, क्योंकि ये रदरफोर्ड एलिमेंट टू एलिमेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई प्लेस करता रहा है। आप अगर गोल्ड न्यूक्लियस लेते हैं तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होगा। अगर उससे कोई लेस आयरन का न्यूक्लियस लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट कितना होगा, आयरन के लिए तकरीबन 29 होगा। इसी तरह कोई और एलिमेंट है तो मैंने इसकी एवरेज वैल्यू आपको बताई थी कि 20 से स्टार्ट लेता है अप टू 90 तक, और फिर डिफरेंट रेडियस कैलकुलेट करता है।
तो Q2ZE, Z इज द एटॉमिक नंबर एंड E इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि E उसके अंदर जो प्रोटॉन है। अब अगर प्रोटॉनों की तादाद 20 है तो Q2 क्या हो जाएगा 20E, अगर प्रोटॉनों की तादाद 50 है तो 50E, 90 है तो 90E, अगर यूरानियम का न्यूक्लियस है तो क्या हो जाएगा 92E, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है 92 है। तो ये बात समझें यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी को ओपन करें, हाफ mv² के Q1 की जगह 2E, Q2 की जगह ZE डिवाइडेड बाय R। अब लेफ्ट साइड पे जो 2 है इसको इधर ले आए, तो mv², ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4kZE² डिवाइडेड बाय R। हमने R निकालना है, ये वो क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये डिस्टेंस है यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है। तो R निकालने के लिए ये डिनोमिनेटर वाला R लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो v² m इंटू R, और राइट साइड पे 4kZE² एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से R की वैल्यू निकाले, ये v² m इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया 4kZE² डिवाइडेड बाय mv²। अब k आप जानते हैं k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। तो ये वैल्यू डालें इधर k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। तो देखें नीचे वाला 4 ये ऊपर वाला 4 कैंसिल हो रही है। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन यहाँ पर रिमेनिंग है वो ये है इक्वेशन 1 कि R = ZE² पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। अब इसमें आप इक्वेशन में वैल्यूज डालें, तो ये जो डेटा है मैंने सबसे लीस्ट डेटा लिया है कि फॉर Z = 20, अगर 20 एटॉमिक नंबर वाला टारगेट न्यूक्लियस ये अल्फा पार्टिकल के पास में रखता है तो हमारे पास R क्या आता है। तो Z20, M क्या चीज़ है, मास ऑफ इनकमिंग अल्फा पार्टिकल 6.64 10⁻⁻27 kg, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, V वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट हम ले रहे हैं 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी अल्फा पार्टिकल की वो क्लोज पेनिट्रेट करेगा न्यूक्लियर फील्ड में। स्लो काइनेटिक एनर्जी वाला पहले से ही रिपेल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से मराद ये उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड हम ले रहे हैं 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में इंट्रोड्यूस करें तो वी गेट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस 1.5 10⁻14 मीटर। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यूज रदरफोर्ड ने कैलकुलेट की। तो बट एवरेज वैल्यू फॉर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन वी टेक Z फ्रॉम 29 अप टू 90, यानी उसने 25 वाले जिस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 25 है उसके लिए डेटा कैलकुलेट किया, 30 वाले के लिए किया, 35, 40, 50, 60, 70 मुख्तलिफ एलिमेंट लेता रहा। और ये लार्ज एंगल स्कैटर्ड, यानी Z चेंज करता रहा यहाँ पर टारगेट न्यूक्लियस। तो टारगेट न्यूक्लियस चेंज करने से क्या होगा, प्रोटॉन डेंसिटी चेंज होगी न्यूक्लियस में। जब प्रोटॉन डेंसिटी चेंज होगी, पॉइंट को समझें, प्रोटॉन डेंसिटी चेंज होगी, ज़्यादा प्रोटॉन आएंगे तो न्यूक्लियर फील्ड क्या हो जाएगी, मैसिव हो जाएगी, फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो अगर Z = 20 के लिए लेट्स सपोज इस पॉइंट से मैक्सिमम रिपल्शन हुई है, तो Z 90 के लिए इस पॉइंट से नहीं होगी बल्कि उसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, थोड़ा पहले हो जाएगी। याद रख लो ये न्यूक्लियस है जिसका फिजिकल नेकेड आई से फिजिकल व्यू नहीं है। तो ये इतना ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी फील्ड हो जाएगी कि बहुत बड़ा डिस्टेंस का फ़र्क आ जाएगा। ये माइक्रोमीटर नैनोमीटर रेंज में फ़र्क आता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए एवरेज वैल्यू उसने 29 अप टू 90 एटॉमिक नंबर लेते हुए जो कैलकुलेट की 1.35 10⁻⁻15 मीटर, ये रेडियस निकाला उसने। अब इसकी वेरिफिकेशन एक थ्योरेटिकल अप्रोच है उससे भी की गई और फिर रिजल्ट को कंपेयर किया गया। फिर एक तीसरी अप्रोच है वो भी मैं बताता हूँ। इन तीनों रिजल्ट को जब कंबाइन किया गया तो जिस एस्टिमेटेड वैल्यू के ऊपर इत्तेफाक किया गया कि न्यूक्लियर साइज क्या होना चाहिए, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 10⁻⁻14 अप टू -15 मीटर है। यानी -15 मीटर जो है ये इक्वल होता है फेम्टो के, यानी 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी मीटर जो है। तो आपको अप्रोच इल्म होनी चाहिए। अब सेकंड वेरिफिकेशन क्या है कि रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में
मैंने आपसे कहा था कि एक एजम्पशन, बोल्ड एजम्पशन ली गई थी कि ही ट्रीटेड ए न्यूक्लियस इन परफेक्ट स्फेरिकल शेप, कि न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का है, और अगर न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का है तो स्फीयर का कोई वॉल्यूम होता है, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम, और उसी वॉल्यूम के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनके दरमियान आपस में न्यूक्लियर फोर्सेस भी हैं, जिनके दरमियान आपस में एक पार्टिकुलर बॉन्ड बना हुआ है, और सम टाइम वहाँ से वो डिके भी होते हैं। तो इस वॉल्यूम को, स्फीयर का वॉल्यूम हम ट्रीट करेंगे, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी वॉल्यूम के अंदर न्यूक्लियॉन्स की तादाद किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय देयर मास नंबर, कि सम ऑफ द न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड मास नंबर, कि प्रोटॉन अगर 10 है, न्यूट्रॉन भी 10 है, नियॉन का न्यूक्लियस, तो मास नंबर क्या होगा, 20। अगर ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, तो मास नंबर 16। तो इस तरह एक कॉम्बिनेशन सामने आता है, एक मैथमेटिकल एविडेंस सामने आता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। व्हाट विल बी द साइज ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, बट वॉल्यूम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें तो सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं समझ लेना, सम कांस्टेंट c इंटू कैपिटल A। अब वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस क्या चीज़ है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू CA, तो यहाँ से आर क्यूब, तो ये 4/3 और पाई इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो 3 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा C से 3C, और 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, 3C डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू मास नंबर ऑफ द सैड न्यूक्लियस। अब यहाँ से आर निकालना है आपने, जिस तरह आर स्क्वायर हो तो आप क्या लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड अंडर रूट लेने से क्या होता है, 1/2 स्क्वायर को कैंसिल करता है, तो यहाँ पर हम लेंगे क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे तो 3 क्यूब रूट से मराद है 1/3, तो लेफ्ट साइड पे आर क्यूब इंटू 1/3 वो कैंसिल होगा, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 1/3, यानी तमाम टर्म्स की पावर 1/3। तो 3C डिवाइडेड बाई 4 पाई ये 1/3 और कैपिटल A 1/3। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल टर्म कौन सी है, देखिए जब आप डिफरेंट टारगेट न्यूक्लियाई प्लेस करते हो, जिस तरह रदरफोर्ड के स्कैटरिंग फार्मूले में आपके पास वेरिएबल टर्म क्या थी, Z थी ना, Z, तो जब Z वेरी करता है तो A भी वेरी करेगा ना, क्योंकि जब आप प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तादाद चेंज करोगे तो मास नंबर चेंज होगा। इट मीन 3C और 4 पाई 1/3 ये पावर जो है ये कांस्टेंट है, तो इसमें इसकी वैल्यूज डालें तो इस कांस्टेंट को कहा गया है R0, और ये आता है 1.3 10⁻⁻15 मीटर, तो 10⁻⁻15 मीटर को फेम्टो कहा गया है, तो 1.3 फेम्टो या 1.3 फर्मी, तो ये वैल्यू R0 होगी, तो R इक्वल टू R0 कैपिटल A 1/3। तो ये जो इक्वेशन 2 है, दिस इज अनदर थ्योरेटिकल अप्रोच टू फाइंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। अब इसमें A जो है, A वेरिएबल टर्म है, यानी इफ यू वांट टू डिटरमिन साइज ऑफ द यूरानियम न्यूक्लियस, what approach you can be utilized या what you have to do। देखिए आपके पास R0 क्या है, 1.3 फर्मी, तो यूरानियम न्यूक्लियस है, तो यूरानियम का मास नंबर क्या है, 235, तो A 235 ले पावर 1/3, उसको सॉल्व करें आपके पास R आ जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग किसी लाइटर न्यूक्लियस का रेडियस डिटरमिन करना चाहते हैं, लाइटर न्यूक्लियस में सोडियम का, तो सोडियम का मास नंबर क्या है, 23, तो आप 23 की पावर 1/3 लेंगे, R0 तो कांस्टेंट है। आप क्लोरीन का करना चाहते हैं, क्लोरीन का मास नंबर 35 है, तो 35 की पावर 1/3 लेंगे। तो लेकिन इस इक्वेशन से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वही होगा जो रदरफोर्ड ने निकाला है कि एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 1.35 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। सर फर्क किस में आएगा, ये जो कोफिशिएंट है, कोशेंट टर्म जिसे कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। देखिए ऊपर था 1.5, 1.3, 1.2, 1.1, 1.5, लेकिन पावर जो है ना वो 10⁻⁻15 ही रहेगी। तो इस तरह एवरेज साइज जो है न्यूक्लियस का वो 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी या 10⁻⁻15 मीटर लिया गया। ये तो थ्योरेटिकल अप्रोच थी, रदरफोर्ड वाली एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी। एक और आज की मॉडर्न साइंस बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट डिराइव करती है,
न्यूक्लियर साइज को डिटरमिन करने में ये रिजल्ट लिया जाता है जिसे कहा जाता है इंटरेक्शन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस। अब ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझे। ये सबसे लेटेस्ट और बेस्ट एविडेंस अप्रोच है, ये मार्कर है। देखिए आप सारे इस मार्कर को देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि फिजिक्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि इस मार्कर पे लाइट पड़ती है, लाइट स्कैटर्ड होके आपके रेटिना में जा रही है डिटेक्टर में, और आपको इसकी फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल साइज जो है ना, वो कम बेश आप कहते हो कि 5 to 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है टोटल। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, यानी रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनकमिंग लाइट। लेकिन यहाँ पर लाइट कौन सी है, विजिबल लाइट है, जिसकी वेवलेंथ रेंज क्या है 400 नैनोमीटर अप टू 750 नैनोमीटर, और एवरेज हम लेते हैं 10⁻⁶ मीटर, 1 माइक्रोमीटर। तो अगर न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियस की फिजिकल डायमेंशन तो नहीं है, लेकिन हमारा ये ईमान है कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों कलेक्टिवली जो एटम का मास है 99.9% मास कैरी करती हैं। यानी न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू गोल्ड फॉयल, उसमें रदरफोर्ड ने यही कहा था कि जो एटम्स है, एटम के दो मेन पोर्शन है, डेंस पोर्शन जहाँ 99.9% मास ऑफ द एटम कंसंट्रेट करता है, और 0.1% जहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है बाहर ऑर्बिट के अंदर, वो मास ऑलमोस्ट निग्लिजिबल लिया जाता है। तो जो एटम का मास है वो न्यूक्लियर मास के इक्वल ही ट्रीट किया जाता है कंपैरेटिवली। याद रख लो, जितना न्यूक्लियर का मास है वही मास क्या होगा, एटम का मास भी होगा। तो न्यूक्लियस जिसके इनसाइड न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, अगर हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्कैटर्ड करवाते हैं तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल नहीं ट्रीट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि किसी चीज़ की फिजिकल डायमेंशन या किसी चीज़ का जो फिजिकल साइज की जो ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए हम स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को यूज़ करते हैं, या वेव स्कैटर्ड या रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ट्रीट करें, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वेव। तो इलेक्ट्रॉन वेव अगर न्यूक्लियस पे फॉल की जाए तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना के तहत हम मच मोर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अबाउट साइज ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन आम हालात में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, याद रख लो, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, लैम्डा h by p, p इज इक्वल टू mv, h by mv। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है या इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻10 मीटर, विच इज इक्वल टू साइज ऑफ एन एटम। Or you can say the wavelength associated with electron is nearly equal to wavelength of X-ray, which are electromagnetic radiation। यानी X-ray जो electromagnetic radiation है, उनकी वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आपस में सेम है, और ये एटम के साइज के बराबर है। अब पॉइंट को समझना है। तो स्कैटरिंग या डायफ्रैक्शन कब होती है, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग वेव इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन स्कैटरिंग और डायफ्रैक्शन टेक प्लेस। यानी आने वाली वेव्स की वेवलेंथ, वेव जिस ऑब्जेक्ट से डायफ्रैक्ट होगी उस ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो, डायमेंशन के बराबर हो, तब स्कैटरिंग या डायफ्रैक्शन होगी। तो अब हम डायफ्रैक्ट इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को कहाँ से डायफ्रैक्ट करना चाह रहे हैं, न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस का साइज अभी हमने एस्टिमेट किया कितना है, 10⁻⁻14 to -15 मीटर, -14 अप टू -15 मीटर। तो इट मीन जो इलेक्ट्रॉन वेव हम यूज करेंगे वो तो -10 मीटर है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 10,000 टाइम जो है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ न्यूक्लियर साइज से ग्रेटर है। तो हमने इस वेवलेंथ को क्या करना है, कम करना है। कम करते करते हमने कहाँ तक लेके जाना है, न्यूक्लियर साइज के इक्वल लेके जाना है। तो जिस तरह लाइट इस मार्कर से स्कैटर्ड या रिफ्लेक्ट होती है, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन बीम जाएगा और न्यूक्लियस से क्या होगा, स्कैटर्ड होगा, यानी इलेक्ट्रॉन वेव स्कैटर्ड होगी। तो स्कैटरिंग इमेजेस को डिटेक्टर में ऑब्जर्व किया जाएगा। हमारा नेकेड डिटेक्टर तो नहीं ऑब्जर्व करेगा, जो डिटेक्टर होगा उन स्कैटरिंग इमेजेस को ऑब्जर्व करेगा। तो यू कैन एस्टिमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटली। तो मैथमेटिकल अप्रोच को देखें कैसे होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन
वेव यूज़ करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना। आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गन से प्रोड्यूस करेंगे। पॉइंट को समझे, मैं इसकी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड हो गया, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपने एक फिलामेंट ली, उसको हीटअप किया, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। अब इन इमिटेड इलेक्ट्रॉन को हाई वोल्टेज देंगे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा हाई वोल्टेज की वजह से, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और ये जाके न्यूक्लियस पे फॉल करेगा और वहाँ से स्कैटर्ड होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी कि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो यहाँ से 2 को उस तरफ ले जाएं, एम वी स्क्वायर 2 ई वी नॉट, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 4 को, मल्टीप्लाई माई m। तो यहाँ देखें लेफ्ट साइड पे m मौजूद है, m स्क्वायर v स्क्वायर, राइट साइड पे 2m e v नॉट। तो दोनों तरफ रूट ले ले तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो m v 2m e v नॉट, ये इक्वेशन 5 होगी। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में h बाई एम वी की जगह इक्वेशन 5 पुट अप कर दें। तो यूजिंग 5 in 3, तो लैम्डा h डिवाइडेड बाय, जहाँ एम वी होगा क्या लिखना है, 2m e v नॉट। अब इसमें e v नॉट क्या है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी टर्म, ये काइनेटिक एनर्जी है जो आपने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की है। तो इसको k कह दें, तो लैम्डा h 2m कैपिटल k। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को न्यूक्लियर साइज के इक्वल लाना। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या आ रही है, 10⁻⁻10 मीटर, हमने इसको स्मॉलर करना है। तो स्मॉलर कैसे करेंगे, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करें। तो देखें ये रिलेशन आ गया ना, इनवर्स रिलेशन आ गया कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा करेंगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कैसे ज़्यादा करेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा देंगे। आप इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के बाद उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, वोल्टेज बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ कम होगी। तो ये देखा गया है कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज नियरली इक्वल टू 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑर्बिट के अंदर, याद रख लो, ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी उस वक्त इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस काइनेटिक एनर्जी के साथ उसकी जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी वो मच मच मोर लॉन्गर होगी। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ ले गए, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, तो उस वक्त उसकी जो वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइज ऑफ न्यूक्लियर। तो यहाँ से क्या हो सकता है, डायफ्रैक्शन हो सकती है, स्कैटरिंग हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन एज ए वेव है। तो जब ये न्यूक्लियस से स्कैटर्ड होगा, उन स्कैटरिंग इमेजेस को फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा, डिटेक्टर के थ्रू उसको स्टडी किया जाएगा, और साइज ऑफ द न्यूक्लियस एस्टिमेट किया गया एक्सपेरिमेंटली, जो रदरफोर्ड के साइज के नियरली या इक्वल आ रहा था। तो इस तरह ये तीनों एविडेंस कलेक्ट किए गए, और इस बात पे इत्तेफाक किया गया कि जो न्यूक्लियर साइज़ है वो कितना है, 10⁻⁻15 मीटर जो है। तो नेक्स्ट हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मासेस आ रही हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पैरिटी क्या होती है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, इंशाल्लाह इनकमिंग लेक्चर्स में उसको कैरी ऑन करेंगे। सी यू अगेन।